Good morning, students. I am Pooja Bhagwatkar, science teacher. स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं साइंस 2 का परितंत्र के ऊर्जा प्रवाह लेसन नंबर 7। परितंत्र के बारे में हम लोगों ने 7वीं 8वीं दोनों कक्षाओं में पढ़ा हुआ है। अभी हमें इसका आगे का कुछ पोर्शन और 9वीं में पढ़ना है, जिसके बारे में हम परितंत्र के ऊर्जा प्रवाह में पढ़ेंगे। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं परितंत्र का ऊर्जा प्रवाह। पिछली कक्षा में हम पोषण पद्धति के अनुसार सजीवों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। तदनुसार स्वयंपोषी यानी कि उत्पादक, परपोषी यानी कि भक्षक और मृतोपजीवी और विघटक ऐसे भी सजीवों के प्रकार होते हैं। ये सब हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। स्वयंपोषी मतलब उत्पादक यानी कि जो खुद का खाना खुद ही तैयार कर सकता है। जो परपोषी है वो क्या करता है, स्वयंपोषी को खाता है या किसी और प्राणी को खाता है, उसे कहते हैं परपोषी। जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकता, जो अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड होता है। मृतोपजीवी यानी कि शरीर के मरे हुए शरीरों के ऊपर जो जिंदा रहते हैं वो होते हैं मृतोपजीवी। और विघटक मतलब किसी डेड बॉडी को पूरी तरीके से डिकम्पोज करने का, विघटन करने का काम जो करते हैं वो होते हैं विघटक। ऐसे सजीवों के प्रकार हैं। परिवेश के परितंत्र के विभिन्न भक्षक स्तर निम्नानुसार हैं, उनका निरीक्षण करें। हमें यहाँ पर फिर से कुछ स्तर दिए हैं, देखिए। प्राथमिक भक्षक, ये हम किनके स्तर पढ़ रहे हैं? जो हमने परपोषी या भक्षक देखा था, जो किसी और के ऊपर डिपेंड है अपने खाने के लिए। उसमें पहला आता है प्राथमिक भक्षक यानी कि शाकाहारी, जो क्या करता है, जो स्वयंपोषी को यानी कि उत्पादक को यानी कि वनस्पतियों को खाता है। उदाहरण है टिड्डा, गिलहरी, हाथी इत्यादि। यह स्वयंपोषी यानी कि उत्पादक वनस्पति पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होता है, जो शाकाहारी है। ठीक है। दूसरा है द्वितीय भक्षक यानी कि मांसाहारी। उदाहरण मेंढक, उल्लू, लोमड़ी। ये शाकाहारी प्राणियों का अन्न भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्राणी जो होते हैं द्वितीय भक्षक, ये प्राथमिक भक्षक को खाते हैं, शाकाहारी प्राणियों को खाते हैं और उनका भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तीसरे हैं सर्वोच्च भक्षक। उदाहरण शेर, बाघ मांसाहारी प्राणियों का भक्षण करते हैं, अन्य प्राणी इन्हें नहीं खाते। मतलब ऐसे भक्षक जो सबसे ऊंचे हैं, जिनको कोई और प्राणी मार के खा नहीं सकता। उदाहरण है शेर, बाघ। उसके बाद जो चौथा प्रकार आता है वो है सर्वभक्षी मतलब मिश्राहारी। उदाहरण मनुष्य और भालू। ये वनस्पतिजन्य पदार्थों अर्थात शाकाहारी और प्राणियों मांसाहारी दोनों का भोजन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जो वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के खाना खा के रह सकते हैं। जैसे कि मनुष्य मांसाहारी भी होता है और शाकाहारी भी हो सकता है। ये जो चीज़ें हैं, ये जो स्तर है, ये हम लोगों ने 7वीं 8वीं कक्षा में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। अब हमें पढ़ना है आहार श्रृंखला और खाद्य जाल। देखिए 7.1 डायग्राम जो दी है वो है आहार श्रृंखला। उत्पादक, भक्षक और मृतोपजीवी सजीवों में सदैव अंतरक्रियाएं होती रहती हैं। इन अंतरक्रियाओं का एक क्रम होता है, उसे आहार श्रृंखला कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो उत्पादक है उसे खाने वाले जो भक्षक है और उनको मरने के बाद उनके शरीर पर जिंदा रहने वाले वो जो मृतोपजीवी है या विघटक है, इनमें क्या होता है, कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ क्रियाएं, अंतरक्रियाएं मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट क्रियाएं होती रहती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला। और ये जो आहार श्रृंखला होती है, इनमें क्या होता है, अंतरक्रियाओं का क्रम एक ही होता है। अब ये कैसे, देखिए डायग्राम देखिए 7.1 वाली। उसमें हमें दिख रहा है घास जो प्रकाश संश्लेषण कर रही है सूरज की मदद से और पानी से। जब ये बढ़ जाएगी तो इसके ऊपर, इसे हम क्या कहेंगे, सबसे पहले स्वयंपोषी। जो घास दी है वो जो है घास, ये है स्वयंपोषी। इसके ऊपर प्राथमिक भक्षक जो है वो निर्भर होता है यानी कि टिड्डा। टिड्डे को खाने वाला जो द्वितीय भक्षक दिया गया है वो है मेंढक। मेंढक को खाने वाला जो तृतीय भक्षक दिया है वो है सांप। और सांप को खाने वाला जो सर्वोच्च भक्षक दिया है, जिसे और कोई नहीं खाएगा आगे, वो है चील या बाज। अब
ये जब मर जाएगा सर्वोच्च भक्षक, तब वो उसका क्या होगा, शरीर का विघटन होगा। मृतोपजीवी वनस्पति उसे खाएंगे, फिर उसका विघटन होगा और उसके शरीर के जितने भी पोषक तत्व हैं सब मिट्टी में मिल जाएंगे। और मिट्टी में मिलने के बाद वापस सारे पोषक तत्व क्या हो जाएंगे, पेड़ों के पास आ जाएंगे। फिर से वो पेड़ जो है वो उन पोषक तत्वों को मदद से, सूरज की मदद से और पानी की मदद से प्रकाश संश्लेषण करेगा और फिर से ये क्या होते जाएगा, चक्र ऐसे ही चलते जाएगा। फिर घास को यानी कि स्वयंपोषी को प्राथमिक भक्षक खाएगा, फिर द्वितीय खाएगा, फिर तृतीय खाएगा। इस तरीके से ये क्या हो रही है, श्रृंखला कंटिन्यूएशन में चलती जाती है। इसे ही हम कहते हैं श्रृंखला, आहार श्रृंखला। अब इसमें जो है जितने भी प्राणी आए हैं, जितने भी भक्षक आए हैं, उन सबका स्तर डिसाइडेड है, कौन प्राथमिक है, कौन द्वितीय है, कौन सर्वोच्च है ना। तो ये क्रम डिसाइडेड है, इसलिए इसे कहते हैं आहार श्रृंखला। समझ में आया। हर आहार श्रृंखला में ऐसी 4 या 5 से अधिक कड़ियाँ होती हैं। किसी परितंत्र में ऐसी एक दूसरे से जुड़ी हुई कई आहार श्रृंखलाएँ समाविष्ट होती है, इन्हें ही हम खाद्य जाल कहते हैं। अब देखिए, हमने जो आहार श्रृंखला देखी उसमें हमने बात की कि जितने भी प्राणी हैं, जितने भी भक्षक हैं, उनका सबका स्तर डिसाइडेड होता है, पक्का होता है। इसे हम कहते हैं आहार श्रृंखला। बराबर वो अपने क्रम में ही आएंगे। लेकिन अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि टिड्डे को मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप खाएगा और सांप को ही क्या खाएगा, चील खाएगी। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है जिसको जब भूख लगी हो किसी और को भी खा ले, है ना। जैसे कि टिड्डे को डायरेक्टली अगर किसी चील ने खा लिया, मेंढक को डायरेक्टली किसी चील ने खा लिया, बीच में क्या गायब हो जाएगा कड़ी, तो ये क्या हो जाएगा, एक अलग श्रृंखला बन जाएगी। इसी एक ही श्रृंखला की बात कर रहे हैं हम लोग। सपोज़ ऐसा हुआ कि टिड्डे को सांप ने खा लिया, तो मेंढक गायब हो जाएगा, है ना। फिर क्या कहलाएगा, टिड्डा जो कहलाएगा वो तो प्राथमिक भक्षक रहेगा, लेकिन जो द्वितीय भक्षक है वो कौन बन जाएगा, सांप बन जाएगा, है ना। वैसे ही समझो टिड्डे को मेंढक ने खाया और मेंढक को डायरेक्टली अगर किसी चील ने खा लिया तो क्या कहलाएंगे हम लोग फिर? टिड्डे को तो कहेंगे प्राथमिक भक्षक, मेंढक को कहेंगे द्वितीय भक्षक, लेकिन उसके बाद डायरेक्टली कौन आया, सर्वोच्च भक्षक। जो सांप था तृतीय भक्षक, वो क्या हो गया, वहाँ से कट गया, वो कैंसिल हो गया वहाँ से। तो ये अलग से एक आहार श्रृंखला बनी। मतलब इस एक ही आहार श्रृंखला में आप चाहो तो अलग अलग प्रकार की बहुत सारी आहार श्रृंखलाएँ बन सकती है। इसे ही हम कहते हैं आहार खाद्य जाल या आहार जाल। सीधा पेज नंबर 82। कोई सजीव कई अन्य सजीवों का भक्ष्य होता है। उदाहरण, कोई कीटक अनेक प्रकार की वनस्पतियों के पत्ते खाता है, परंतु वही कीटक मेंढक, छिपकली, पक्षियों का भक्ष्य भी बनता है। यह किसी आकृति की सहायता से दर्शाया जाए तो सीधी रेखा स्वरूप आहार श्रृंखला की जगह कई अनेक शाखाओं वाला जाल बनेगा। इसे ही हम प्राकृतिक खाद्य जाल कहते हैं। आमतौर पर ऐसे खाद्य जाल प्रकृति में हर जगह पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि जो मैंने इसके पहले समझाया था जाल, जो आपने डायग्राम में देखा होगा, मैंने रेड कलर से जो एरो बनाए थे, कोई ज़रूरी नहीं है किसी क्रम में ही कोई किसी को खाएगा। जिसको जिसे खाना होगा वो उस समय उसे खा सकता है। तो ऐसा कोई डिसाइडेड क्रम नहीं रहता है। इसीलिए कोई भी भक्ष्य कोई भी सजीव किसी और का भक्ष्य बन सकता है। इसीलिए क्या तैयार होते हैं, खाद्य जाल तैयार होते हैं। नाउ नेक्स्ट हमें पढ़ना है ऊर्जा का पिरामिड। सी, पोषण स्तर। आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को पोषण स्तर कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, पोषण स्तर जो दिया है डायग्राम 7.3, उसमें आप देख सकते हो अलग अलग पोषण स्तर दिए हैं। उत्पादक प्रथम पोषण स्तर, द्वितीय पोषण स्तर और तृतीय पोषण स्तर, ऐसे अलग अलग स्तर दिए हैं। हमारे डायग्राम में 4 स्तर दिए हैं, ठीक है। तो ये स्तर क्या है, ये अलग अलग पोषण के स्तर होते हैं। प्रत्येक जो आहार श्रृंखला होती है इसमें इस प्रकार के अलग अलग स्तर बनते हैं। पोषण स्तर का अर्थ है अन्न प्राप्त करने का स्तर। आहार श्रृंखला में अन्न घटक और ऊर्जा का अनुपात निम्न स्तरीय उत्पादक से लेकर उच्च स्तरीय भक्षक तक क्रमशः घटता जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, उत्पादक
आप डायग्राम नंबर 7.3 के साथ मैच करके देखिएगा बुक में। जो उत्पादक है परितंत्र के उत्पादक यानी कि वनस्पतियाँ, जो वनस्पतियाँ हैं उनमें जो अन्न है, उनमें जो ऊर्जा है वो सबसे ज़्यादा प्रमाण में रहेगी, क्योंकि वो तो उत्पादक है ना। फिर वो कुछ ना कुछ पोषण जो है या ऊर्जा जो है दोनों अपने लिए यूज़ करेगी, अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करेगी। और उसके बाद जो दूसरा स्तर है, प्रथम पोषण स्तर यानी कि शाकाहारी सजीव जो इस उत्पादक को खा रहे हैं उन्हें मिलेगी वही सारा पोषण और वही एनर्जी प्रथम पोषण स्तर वाले को मिलेगी। अब ये शाकाहारी प्राणी जो है वो भी अपने लिए कुछ ना कुछ पोषण और ऊर्जा यूज़ करेंगे, तो उन्हें जो खाने वाले हैं वो बची हुई जो उनकी पोषण पदार्थ और ऊर्जा है वो मांसाहारी को मिलेगा। लेकिन उसके पहले कि उन्होंने क्या कर लिए है, अपने लिए यूज़ कर लिया है, इसलिए जो बची हुई थी वही मांसाहारी को मिलेगी। ये जो मांसाहारी प्राणी है उसने जो ऊर्जा प्राप्त की है शाकाहारी प्राणी से, उस ऊर्जा का वो पहले अपने लिए यूज़ करेगा, और जब उसको कोई और पक्षी खाएगा, कोई और भक्षक खाएगा, तो वो बची हुई पोषण स्तर ही उसे मिलेगा, बचा हुआ पोषण और बचा हुआ एनर्जी ही उसे मिलेगा। इस तरीके से क्या हो रहा है, पोषण स्तर और एनर्जी ऊर्जा जो है वो कम होती जा रही है। तो इसे जब हम ड्रॉ करेंगे तो उत्पादक से लेकर के सर्वभक्षी तक क्या होते जाएगा, वो पोषण स्तर कम होते जाएगा। मतलब पोषण पदार्थ और ऊर्जा जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि हर स्तर पे जो भी प्राणी है उन्होंने अपने लिए पोषण द्रव्य और ऊर्जा जो है वो यूज़ कर लिया है। इसलिए वो आगे वाले स्तर को जब आगे वाला स्तर जब उनको खाएगा तो उन्हें पोषक पदार्थ और ऊर्जा दोनों कम प्रमाण में मिलेगी। तो इसे जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो पिरामिड के शेप के बनते हैं, इसीलिए इसे ऊर्जा का पिरामिड कहा जाता है। अब हमें देखना है वैज्ञानिकों का परिचय। 1942 में लिंडवन नामक वैज्ञानिक ने आहार श्रृंखला और उसके ऊर्जा वहन का अभ्यास किया। पारिस्थितिक पिरामिड, यह संकल्पना सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन नामक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1927 में ब्रिटेन स्थित बियर द्वीपों के टुंड्रा परितंत्र का अध्ययन कर स्पष्ट की। इसी कारण इस पिरामिड को अल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। जो टुंड्रा नाम का प्रदेश है, वहाँ पर ये जो अपने साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिनका नाम है चार्ल्स एल्टन, इन्होंने सबसे पहले इस तरीके का पिरामिड का जो है संकल्पना लाई थी। अब जब ये सर्वोच्च भक्षक है, ये जब मर जाएगा तो क्या होगा, ये जो पोषक पदार्थ है उनका क्या होगा, जो ऊर्जा है उनके अंदर उसका, जो मृतोपजीवी है वो उन्हें खाएंगे, उनकी डेड बॉडीज़ को खाएंगे, और उस वजह से उनके शरीर की जितनी भी ऊर्जा है और पोषक पदार्थ है वो सब मृतोपजीवी में जाएंगे। इसके अलावा जो बची हुई डेड बॉडीज़ रहती है उसका क्या होगा, विघटक उन्हें विघटन करके पूरी तरीके से मिट्टी में मिक्स कर देंगे। तो जो भी पोषक पदार्थ और ऊर्जा उस शरीर में बची हुई है वो सब क्या हो जाएगी, उस मिट्टी में मिल जाएगी और वापस से किसके पास पहुंचेगी, उत्पादक के पास। और इस तरीके से क्या हो रहा है, जो पोषक पदार्थ है वो क्या हो रहे हैं, वापस से आहार श्रृंखला में वापस आ रहे हैं। फिर से वो पोषक पदार्थ क्या होंगे, किसी वनस्पति को मिलेंगे, उस वनस्पति को कोई और प्राथमिक भक्षक खाएगा, फिर द्वितीय खाएगा, तृतीय खाएगा, सर्वोच्च खाएगा, फिर उसका डेथ होने के बाद में जो मृतोपजीवी और विघटक है उनका फिर से विघटन करके फिर से वापस पोषक पदार्थ क्या करेंगे, मिट्टी में मिला देंगे। अब सोचो, अगर ये विघटक और जो मृतोपजीवी है ये अगर ना होते तो क्या होता था, वो जो डेड बॉडीज़ है वो वैसे ही सड़ी रहती थी, वो जो उनके अंदर जो पोषक पदार्थ है उनकी जो ऊर्जा है वो वहीं पे ख़त्म हो जाती थी और वापस से आहार श्रृंखला में नहीं आती थी, है ना। अभी हमें देखना है एक जलीय ऊर्जा पिरामिड दिया हुआ है आपके इसमें बुक पेज नंबर 83 में। वो देखिए, वनस्पति यानी कि प्लवक, पानी में जो वनस्पतियाँ रहती है उन्हें प्लवक कहते हैं। उसमें 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा है। उसे जब कोई प्राणी खाएगा तो उसे कितनी मिलेगी, 1000 किलो कैलोरी। जब कोई प्राणी, छोटी प्राणियाँ, मछलियाँ
मछलियों जब खाएगी तब उन्हें कितनी मिलेगी, सिर्फ 100 किलो कैलोरी, और उन मछलियों को जब मानव खा रहा है तो उसे कितनी मिलेगी, सिर्फ 10 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। इस तरीके से ऊर्जा जो है वो सबसे नीचे वाले उत्पादक वाले लेवल स्तर से लेकर के जब सर्वोच्च स्तर तक आती है तो ऊर्जा क्या हो रही है, कम कम होते जा रही है। ठीक है, अभी देखिए उसके बाजू का पैराग्राफ, सर्वोच्च भक्षक की मृत्यु के उपरांत उसके मृत शरीर का विघटन करने वाले विघटकों को यह ऊर्जा प्राप्त होती है। ये हम लोगों ने पहले ही बात की है। फफूंदी तथा सूक्ष्मजीव मृत शरीरों के विघटन करते हैं, उन्हें विघटक कहते हैं। मृत अवशेषों से भोजन प्राप्त करते समय विघटक उसका रूपांतरण सरल कार्बनी पदार्थ में करते हैं। जो ये विघटक होते हैं ये क्या कर रहे हैं, उस मृत शरीर को खा रहे हैं। अब उस पीरियड में क्या करते हैं, वो जो मृत शरीर है उसका रूपांतरण वो सरल कार्बनी पदार्थों में करते हैं, जिससे क्या होता है, ये पदार्थ हवा, पानी और मिट्टी में बहुत ही सहजता से मिक्स हो सकते हैं, मिल सकते हैं। यहाँ से ये घटक पुनः वनस्पतियों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा आहार श्रृंखला में फिर से प्रवाहित होते हैं। मैं इसके पहले भी ये चीज़ 1-2 बार आपको बोल चुकी हूँ कि किस तरीके से पोषण तत्व, ऊर्जा क्या हो रही है, वापस से आहार श्रृंखला में जा रही है। अब इससे आपको ध्यान में आया होगा कि सजीवों के विविध प्रकार के पोषण से तैयार होने वाले खाद्य जाल की ऊर्जा तथा अन्य पोषक द्रव्य परितंत्र में क्या हो रहा है, बारंबार प्रवाहित होते जा रहा है। पर किसी भी परितंत्र की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य। सूर्य से ही हम सारे सजीवों को क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। हमारा मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है। परितंत्र में हरी वनस्पतियाँ कुल सौर ऊर्जा की कुछ ऊर्जा भोजन के रूप में संग्रहित करती है। विघटकों तक पहुंचने के पूर्व ये ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर प्रवाहित की जाती है। विघटकों द्वारा इसमें से कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित की जाती है, परंतु इनमें से कोई भी ऊर्जा सूर्य की ओर वापस नहीं जाती, इसलिए ऊर्जा के प्रवाह को एकदिशीय माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सजीवों को सारी ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, मेन स्रोत कहाँ का है, सूर्य है। अगर सूर्य नहीं रहेगा तो वन उत्पादक तैयार नहीं होंगे, ना ही फिर उनके ऊपर आगे प्राथमिक भक्षक, द्वितीय भक्षक कोई भी जिंदा रह पाएगा। इसलिए सबसे ज़रूरी स्रोत कौन है, हमारा सूर्य है, जिससे हमें सूर्य से ऊर्जा हमें मिल रही है। लेकिन जो सूर्य से ऊर्जा आ रही है वो कभी भी किसी ने देखा है कि वापस जा रही है पृथ्वी से, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए सूर्य को ऊर्जा को जो है वो क्या कहा गया है, एकदिशीय माना गया है।